नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसेश सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर। आज यहाँ जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा विज्ञान। ठीक है, कक्षा 6 की हमारी ये क्लास चल रही है और लेसन हमारा जो है वो तीसरा लेसन चल रहा है। लेसन का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, अगर लेक्चर की बात की जाए तो ये मेरा 12वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 11 लेक्चर और अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए, है ना, और YouTube पर वो सारे लेक्चर पड़े हुए हैं तो आप उसको देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, दिस इज माय YouTube चैनल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको अंत में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, अच्छा, हमारा जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा लेसन है वो हमारा चल रहा है तीसरा लेसन। ठीक है, और इससे पहले हम 2 लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं। 11 लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं। वो चीज़ें आपने नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए ताकि अभी जो इस समय की प्रेजेंट की चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ सकें। ठीक है, चलिए बेटा, अब चैप्टर जो है ये भी समाप्ति की ओर है और हमने थ्योरी पोर्शन जो भी था वो हमने इसमें सीख लिया है। अब हमको सिर्फ पढ़ना क्या है, अब इसके कुछ फैक्ट जो हैं जो आपको याद होने चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर जो है वो आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे शुद्ध पदार्थों के बारे में बताया गया। क्या बताया गया कि शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के पदार्थ पाए जाता है। यानी कि शुद्ध पदार्थों की अगर बात की जाए तो उसकी विशेषता क्या होती है कि उसमें जो पदार्थ होता है वो एक ही प्रकार का होता है, समान प्रकार का। ठीक है ना। शुद्ध पदार्थ में आपके जो तत्व और जो यौगिक होते हैं ये दोनों ही शुद्ध पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि ये कैटेगरी जो है शुद्ध पदार्थ को अगर बांटा जाए तो एलिमेंट, है ना, और ये आपके कंपाउंड जो होते हैं यानी कि यौगिक, इन दोनों में इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। अगर कोई तत्व है, जैसे बात करें हम हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन कोई अगर एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसे हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं, इसके अगर परमाणु की बात की जाए तो इसमें सारे जो परमाणु होंगे इसके वो कैसे होंगे, आपके सारे परमाणु जो है वो समान होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि यौगिक के जो अणु है ना 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी ये यौगिक होता है वो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, मिश्रण की अगर बात की जाए तो मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिनमें आप चीज़ों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं। मान लिया आपको शरबत तैयार करना है तो आप उसमें चीनी को तौल कर नहीं डालेंगे। आप अपने अंदाजे से 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास जो भी आपको बनाना होगा आप उसमें उसी के अनुसार चीज़ों को डाल देंगे और आपका शरबत तैयार हो जाएगा। तो उसे हम लोग कहेंगे मिश्रण। यानी कि उसमें कोई मात्रा नहीं है निश्चित कि आप कितना डालते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा सब्जी घर में बनती होगी, नमक ज़्यादा भी हो जाता है और कम भी हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि ये सारे मिश्रण हैं और मिश्रण में जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं वो इनके निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखो, अगर हम आगे की बात करें तो अनाज से कंकड़ पत्थरों को जो बीना जाता है ना, यानी अलग किया जाता है, उस विधि का जो नाम है भाई बीनना। अक्सर आपने देखा होगा हमारे घरों में, तो आपको पता है कि जब भी कभी खाना वाना बनता है तो माँ उसको साफ करके ही बनाती हैं। ऐसे होता है ना, कंकड़ पत्थर दाल में आ जाए, है ना। और वैसे भी हमारे यहाँ बहुत स्वच्छता के हिसाब से ही हम लोगों के यहाँ काम होता है। ठीक है, कोशिश सभी ये करते हैं कि उन सबसे अशुद्धियों को हटाया जाए। ठीक है, हालांकि हम लोग पिसी हुई चीज़ें कम लेते हैं, जैसे आटा की भी बात की जाए तो हम लोग पिसवाते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, तो बेटा आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे पॉइंट क्या सीखना है आपको कि गेहूँ से भूसा अलग करने की जो विधि होती है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फटकना या ओसाना। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि गेहूं से भूसा अलग करने की जो विधि है उसका नाम क्या है तो आप बेटा आंसर देंगे फटकना या ओसाना। ठीक है, आगे अगर बात करें, द्रव में अघुलनशील पदार्थ जो है यानी कि उसमें घुले ना, यानी कि मान लीजिए आप पानी में कोई लोहा डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं तो ये तो घुलती नहीं है ना, उसमें घुलेगी नहीं ना क्योंकि ये अघुलनशील पदार्थ हैं। तो तलछटीकरण द्वारा निथारना, छानना, है ना, एवं अपकेंद्रण विधि द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। 3 विधियां आप यूज में ला सकते हैं। तलछटीकरण है, जैसे निथारना भी लगा सकते हैं, छानना और अपकेंद्रण भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 3-4 विधियों का आप प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, बात कीजिए अगले पॉइंट की, तो द्रव में जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उनको अलग करने की विधि कौन सी होती है? पहली विधि का नाम भाई बाष्पन होता है। अगर घुल जाए तो आपको बाष्पन विधि लगानी होगी या आसवन या क्रिस्टलीकरण आपको विधि लगानी होगी। ये 3 विधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ उसमें मिल जाए, मान लो आप पानी में किसी चीज़ को मिला दें तो फिर आपके पास 3 ही विधि हैं। नमक को घोल दें तो उसमें घुल जाएगा ना, तो उसको या तो बाष्पन विधि से आप अलग करेंगे या आसवन विधि से। समझते हैं ना। तो इनमें से 3 में से जो भी सुइटेबल आपकी विधि होगी उसको ही आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है,
अगर बात की जाए अगले पॉइंट की, तो दो अमिश्रणीय तत्वों को पृथककारी कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसे मिश्रण है जो एक दूसरे में घुलते ना हों, यानी कि मिलते ना हों, है ना, द्रव्य ही हैं, तो उनको आप अलग कीप के द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है। रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न जो अवयव होते हैं, यानी कि जो उनमें मिले होते हैं, उनको बेटा अलग करने की जो विधि है उसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका है, यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में अक्सर बनता है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, चलो बेटा चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारे हैं बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले आपको पता है कि बहुविकल्पी आते हैं, उसके बाद ट्रू फॉल्स हैं आपके। ठीक है, कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स भी होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं, और मैचिंग। ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छा पढ़ा होगा। ठीक है, तो बच्चा बात करते हैं जल्दी से। क्या करना है हमको, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसको समझिए। सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हमारा। ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। अब सही कौन सा है वही हमको पता लगाना है। ठीक है, तो भैया शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं, जो खाने में शुद्ध हों, या जिन्हें छानकर वाष्पित किया जा सके, या जिनमें सभी प्रकार के जो अणु हैं वो समान हों। ठीक है, या फिर जो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा कि जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो। तो जैसे कि हमने आपको पीछे बताया था, क्या बताया था कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें उनके जो अणु होते हैं वो समान प्रकृति के होते हैं। यानी कि आपका जो तीसरा वाला आंसर होगा इज द राइट आंसर। ठीक है, तीसरा जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका सही आंसर है। अब आपको लिखना कैसे है, आप बेटा क्या करेंगे, पहले तो प्रश्न उतारेंगे पहले के का, है ना। चारों अगर लिखना चाहें तो चारों लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसका ऑब्जेक्टिव में ये जो आंसर है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चारों उतारेंगे तो आपको किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको पूरा जो भी आपको दिखाई दे रहा है ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऐसी परीक्षा में आपको करना है। ठीक, वायु क्या है अगर बात की जाए तो क्वेश्चन बनता है, पहले ऑब्जेक्टिव में आपको दिया गया शुद्ध पदार्थ है, विषमांगी मिश्रण है ना, समांगी मिश्रण है, या ऑक्सीजन नाइट्रोजन का यौगिक है। तो वायु की बात हो रही है। ठीक है, अब वायु आपको पता है शुद्ध पदार्थ तो है नहीं, अब समांगी और विषमांगी मिश्रण में बात अटक जाती है। ठीक है, तो आप ये बताइए क्या वायु में किसी भी एलिमेंट की जो मात्रा है, जो भी उसमें जो गैसेस पाई जाती हैं, क्या उनकी मात्रा निश्चित होती है? हाँ, हालांकि आपको पढ़ाया जरूर जाता है कि इतनी % में। ठीक है, पर इनकी मात्रा जो है वो निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो होता है वायु जो है वो एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, ये आपको याद करना है। वायु की अगर बात की जाए तो क्या है, यह आपका एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें कोई निश्चित नहीं होता है कि कौन कितनी मात्रा में, कभी कभी पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है वायु में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद करनी है। ठीक है बच्चे, आगे देखो, ग ऑप्शन जो होगा, बालू और लोहे की जो छीलन है उसको अलग किस प्रकार कर सकते हैं, बीनकर कर सकते हैं, या आप चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या आप फटक कर सकते हैं, या आप चाल कर सकते हैं। तो आपको पता है कि लोहा जो होता है वो चुंबक में चिपक जाता है, और हमने जब आपको पढ़ाया था तब ये बताया था कि लोहा, और यही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है बिल्कुल यही एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया था कि बालू और लोहे की जो छीलन होती है इसको चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बालू तो चुंबक में चिपकती नहीं है, तो लोहे के जो कण होंगे जब आप चुंबक को ले जाएंगे तो लोहे के जो कण होंगे वो उसमें चिपक जाएंगे। ठीक है, जबकि बालू नहीं चिपकेगी, तो इस प्रकार से बालू अलग हो जाएगी हमारी और लोहा जो होगा वो आपका अलग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है, दूसरा पॉइंट जो है इसका वो सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो कोष्टक दिए जा रहे हैं, उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक सहूलियत है इसमें, प्रश्न इजी हो जाता है। कैसे हो जाता है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं, इन्हीं ऑप्शन में से आपको इनमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए सरल होता है। अब मान लो ये ना दिए जाएं आपको, ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा है तो आपके लिए फिर कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि विधि से दूध पृथक करने का उपयोग। तो कौन सी विधि के द्वारा दूध आप अलग करते हैं, दूध से जो क्रीम होती है उसको किस विधि द्वारा आप अलग कर सकते हैं, तो आपको पता ही है, अपकेंद्रण विधि। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैसे, पहले तो क्वेश्चन को पूरा नोट करेंगे, फिर आप फिर जो आपको यहाँ पर ये रिक्त स्थान दिया जा रहा है यहाँ पर आप ब्लैक से लिखेंगे, का उतार के आप इसको ब्लैक से लिखेंगे अपकेंद्रण। क्या लिखेंगे आप, अपकेंद्रण। उसके बाद पूरा जो पोर्शन होगा आपका आगे वाला
ये आपका ब्लू से लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो आपको जो फिल करना है उसको आप ब्लैक से लिखेंगे। तो पहले का राइट आंसर क्या होगा बेटा, अपकेंद्रण विधि, पढ़ी है ना आपने, अपकेंद्रण विधि के द्वारा दूध से क्रीम को अलग किया जाता है, ठीक है बच्चा। आगे देखो, बात करते हैं दूसरे की, कपूर और साधारण नमक के मिश्रण की विधि किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो आप जरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए, भाप के द्वारा, अपकेंद्रण तो हमारा हो चुका है, ठीक है, लोहे द्वारा, बाष्पन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो आपको पता है कि ऊर्ध्वपातन विधि आपने पढ़ी है ना। तो यहाँ पर जो कपूर होता है ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता है, यानी कि जब इसको गर्म करते हैं तो लिक्विड में ना बदल कर सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है। तो ऐसे ही पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। और ये क्रिया जो होती है वो कहलाती है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका होगा वो आप लिखेंगे ऊर्ध्वपातन विधि, ठीक है। उसके बाद बच्चा दूसरे वाले में समझ में आ गया ना आपको, यहाँ पर बनना है आपको ऊर्ध्वपातन, पीछे आपको मैंने लिखा था तो वहाँ से सही लिखना है आपको, ठीक है। के छीलन को किसी मिश्रण से अलग किया जा सकता है। अब यहाँ पर जरा देखो, काय के छीलन को भाई, जल के, लोहे के। अब जल का तो शीलन होता नहीं है, ऊर्ध्वपातन विधि का नाम है, बाष्पन विधि का नाम है, अपकेंद्रण विधि का नाम है, भाप की छीलन होती नहीं है, यानी कि आपका क्या बचा, लोहा। तो आपको पता ही है लोहे की छीलन होती है, जब उसको काटते हैं, घिसते हैं तो छोटे छोटे कण निकलते हैं, वो उसको कहते हैं छीलन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लोहा, क्या लिखेंगे आप, लोहे के। यहाँ पर आपको भरना है लोहे के छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा अलग किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि लोहा जो होता है वो आपका चुंबक में चिपक जाता है, ठीक है बच्चा। आगे अगर बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, जो चौथे में नमक और पानी के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता है वाष्पन विधि। वाष्पन विधि के द्वारा, यही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, बिल्कुल यही एग्जाम्पल मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बिल्कुल यही एग्जाम्पल आपको दिया था, यानी कि नमक और पानी के मिश्रण को, है ना, आप वाष्पन विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा वाष्पन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं अगली, आसवन विधि के द्वारा, है ना, यहाँ पर फिल्ड है करना आपको, से शुद्ध प्राप्त किया जाता है। प्रश्नों पर जरा ध्यान दें, क्या प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर जरा गौर करें, ये तो आपका हो गया, लोहा आपका हो गया, ऊर्ध्वपातज आपका हो गया, ठीक है ना। अब आपका बचा है क्या, वाष्पन विधि आपकी होगी, आपके दो बचे हैं तो जाहिर सी बात है कि यही दो जो होंगे वो उसमें फिल करेंगे। तो आप करेंगे कैसे वो भी समझ लीजिए। तो आप यहाँ पर लिखें आसवन विधि द्वारा जल से, या आसवन विधि है ना, तो आप यहाँ पर उल्टा करिए, भाप से। आप यहाँ पर लिखेंगे भाप से शुद्ध जल, भाप से शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि आप पहले भरेंगे बेटा भाप, उसके बाद आप लोग क्या भरेंगे, जल। तो आसवन विधि के द्वारा क्या करते हैं आप लोग, भाप से शुद्ध जल प्राप्त करते हैं, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। यहाँ पर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चंस क्या हैं, इनमें भैया आपको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स, यानी सही और गलत, सत्य असत्य आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य और असत्य को छांटकर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। यानी आप इसी को लिखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम आप उतारेंगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि कॉपी में आपको लिखने सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक, और जो थ्योरी पोर्शन होगा वो मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा और आपको समझना है। अगर आप कभी भूल जाते हैं तो यूट्यूब पर लेक्चर पढ़ें, आप कभी भी उन लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी में भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, आप दोबारा से देख सकते हैं उसको, ठीक है बच्चा। ठीक है, आगे देखो बच्चा, यहाँ पर हमको क्या करना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि नदियों के जल के तल छटीकरण और छानने के बाद पीने का पानी प्राप्त होता है। तो क्या ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अगर आप जो नदी का जो जल होता है ना, आप इसको शुद्ध नहीं करेंगे तो पीने का पानी प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नदियों के जल के तल छटीकरण और छानने के बाद पीने का पानी जो है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये एक विधि है, ट्रू लिखेंगे आप इसमें, ठीक। चावल के जो कण हैं महीन छेद वाली छलनी से छानकर अलग किए जा सकते हैं। तो क्या चावल के कणों को महीन छलनी से हम लोग अलग कर सकते हैं। चावल को हम लोग नहीं कर सकते ना, क्योंकि चावल के कण जो होते हैं वो बड़े होते हैं ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। समुद्र के जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा वाला जो है, आपको पता है कि समुद्र के जल को पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर आप क्या करते हैं, फिर बेटा आप लोग उसको वाष्पित करते हैं। आप लोग नहीं करते हैं, जिनको नमक बनाते हैं, यानी कि नमक का जो काम करते हैं बेटा वो करते हैं, ठीक है। टाटा नमक आपके घर में आता होगा, शुद्ध नमक, ऐसे बहुत सारे नमक हैं, ठीक है बच्चा। आगे देखो
शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ हैं जिसमें केवल एक ही पदार्थ के अणु होते हैं। क्या ये सत्य है? शुद्ध पदार्थ जो हैं क्या वो समांगी पदार्थ होते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु होते हैं? तो शुद्ध पदार्थ को आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि शुद्ध पदार्थों में जैसे तत्व आता है और यौगिक भी आता है शुद्ध, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही प्रकार, तत्व में तो एक ही प्रकार के अणु होते हैं लेकिन यौगिक में नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरे शुद्ध पदार्थों की बात हो रही, तो शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के अणु नहीं होते हैं। समझ में आ रहा? तो ये आपका होगा बेटा फॉल्स। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स। अगला वाला देखते हैं बच्चा। चीनी का शरबत जो है वो विषमांगी मिश्रण है। चीनी का जो शरबत है वो क्या विषमांगी मिश्रण है? अब हमें आप ये बताइए, क्या वो विषमांगी है? तो चीनी का शरबत आप कहेंगे बिल्कुल विषमांगी है, ठीक है ना, यही है ना, विषमांगी कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है, थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर चीनी का जो शरबत है वो समांगी है। यहाँ पर आप समांगी है, कैसे समांगी है? क्योंकि आपने जो चीनी को उसमें मिलाया है ना, वो क्या आपका पूरे तरीके से मिल गया है ना। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है? चीनी का शरबत जो है वो विषमांगी मिश्रण है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? विषमांगी गलत लगाना है बेटा, फाल्स लगाना है। चीनी का जो शरबत है क्या वो विषमांगी है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, वो कैसा होता है बच्चा? समांगी होता है, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि चीनी उसमें पूर्ण रूप से घुल जा रही है। हाँ, अगर घुलती ना तो वो क्या हो जाता है? विषमांगी हो जाती। तो यहाँ पर जो है वो आपका फाल्स होगा, ठीक है बच्चा। आगे देखो, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा रंगों को विभेदीकरण होता है। अभी जस्ट मैंने पीछे आपको बताया था कि रंगों को अलग करने की जो विधि होती है वो आपकी क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पर उसका ये होगा आपका ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आप चीज़ों को याद रखिए। मैंने आपको सारे पोर्शन जो भी है सत्य वो मैंने करवा दिया है, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन और है चौथा, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर करना क्या है पहले वो समझिए। यदि मिश्रण में दिया गया अवयव निम्नलिखित गुण प्रदर्शित करता है तो पृथक्करण की कौन सी विधि होगी? यानी कि ये आपको क्वेश्चन दिया गया, उसमें ये पूछ रहे हैं कि यदि दूसरे अवयवों से भारी हो, यानी कि जो आपकी विधि कौन सी लगेगी, यदि उसमें कोई चीज़ मिलाई जा रही है और वो उसके कणों से कैसी हो? भारी, तो आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो आपको पता है कि जैसे मान लो अगर एक भारी कण है और एक हल्के, तो आप इसको फटक के, किसके द्वारा? फटक कर और ओसाना जानते हैं ना आप, जैसे आपने फटका देखा होगा, आप गले में सूप से फटाफट ऐसे टाइप के करते हैं ना, हमारी मम्मी करती हैं, है ना। आपके यहाँ भी अगर गला पिसने जाता होगा तो वहाँ पर भी मम्मी पहले छानते होंगे, फटकती होंगी, उसमें अशुद्धियाँ जो हल्की धूल टाइप की होती है वो निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको या तो फटकना लगाएंगे या फिर आप लगाएंगे ओसाना विधि, ठीक है। दो विधियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? दूसरे अवयवों से बड़ा हो। देखो, अगर बड़ी चीज़ है, मान लो चावल में ऐसी अशुद्धियाँ हैं जो हल्की नहीं है, बड़ी हैं, दिखाई दे रही हैं हमें, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उनको बीन लेंगे। चालना, बीनना, यानी कि बीनना विधि के द्वारा बीन सकते हैं हम उसको, और चालना विधि के द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं। तो दूसरे का क्या होगा बेटा? आपका दूसरे का होगा बीनना और आपका चालना, ठीक है। मैंने आपको आगे डिस्कस किया है, अभी मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, उसके बाद आंसर पीछे है, ठीक है। दूसरे अवयवों में से जो है वो आकृति एवं रंग अलग हो तो आप किस विधि से करेंगे? तो आप बीन कर करेंगे। अगर कोई ऐसे कण आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और उनके रंग अलग हैं, चावल में कोई अगर काला काला पदार्थ होगा तो आपको दिख जाएगा तुरंत, आप उसको बीन कर अलग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ पर जो विधि होगी वो कौन सी लगाएंगे आप? बीनना, ठीक है। अगला क्या है? अगला ये है कि पानी में घुलनशील है ना, दूसरा जो है वो अघुलनशील हो, तो फिर आप कैसे निकालते हैं? पता ही है आपको, जैसे बालू मिली है तो आप पानी को मचमचा के, जैसे मचमचाया पानी है, आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। उसके बाद क्या होगा? बालू ज़मीन में नीचे इकट्ठी हो जाएगी और उसके बाद ऊपर का पानी हम लोग निकाल लेंगे और थोड़ा सा पानी, उसके बाद जो अशुद्धियाँ हैं वो तली में नीचे रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो विधि लगाएंगे वो या हम कौन सी लगाएंगे बेटा? घुलनशील है ना, निथारना, ठीक है। या हम उसको छान भी सकते हैं छन्नी से, ठीक है ना। उसको अघुलनशील है भाई, बालू का अलग करना है तो दो विधियाँ, तो आप उसको रख दीजिए तो वो नीचे रहेगी और उसके बाद ऊपर का पानी निकाल लें आप, या आप उसको छान लें किसी तरीके से। तो दो विधि यहाँ पर यूज हो सकती हैं। तीसरी क्या है बेटा? एक अवयव तैरता हो, दूसरा क्या है आपका? उसमें डूबा रहता हो। तो आपको पता ही है, अगर वो विधि में क्या है, दूसरा अवयव डूबा हुआ है, तो आप इसमें तीन विधियाँ लगा सकते हैं। या तो आप आसवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, है ना,
या आप अपकेंद्रण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको मलाई जो है वो कहाँ रहती है, जब आप मठा को भाते हैं तो मलाई ऊपर आ जाती है, तैरती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आसवन विधि भी ले सकते हैं और अपकेंद्रण, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सी विधि यूज करेंगे, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंसर लिखे हैं। पहले का आंसर क्या होगा बेटा, फटक या ओसाना। दूसरे में मैंने आपको समझा ही दिया था, बीनकर या छानकर। तीसरे में दूसरे कणों में आकृति रंग भिन्न हो तो हम लोग भीनकर अलग कर सकते हैं। घा की अगर बात कीजिए, एक पानी में घुलनशील और दूसरा जैसा हो, कैसा हो, अघुलनशील हो, तो बेटा इसको हम लोग अलग कर सकते हैं निथारने के द्वारा। इंज्ञा में क्या है, दूसरे अवयवों से भारी हो और दूसरा अवयव कैसा हो, डूब गया हो, तो आप आसवन विधि प्रयोग करेंगे या अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो भी आपको चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको पूरे क्वेश्चन आंसर कराता तो शायद जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप चीज़ों को समझते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें और ख़ास बात यह है कि पढ़ते जरूर रहिए, ठीक। आपके साथ पेंडेमिक के दौरान ये जो समस्या आपके लिए आई है, अब इन सबसे हमको साथ में ही लड़ना है। तो आप लोग कोशिश ये चल रही है कि आपको बहुत अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराया जाए मटेरियल, ताकि आप अच्छे से घर पर रहकर ही अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में और स्वस्थ रहें भी, ठीक है। इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूँ आपसे। धन्यवाद।